रिकॉर्डिंग पे लगा देती हूँ। मैं रिकॉर्डिंग पे भी कर रही हूँ, आप इसको बाद में भी सुन सकते मैम आप अगर व्हाट्सएप पे शेयर कर दें हमारे साथ ग्रुप में तो। हैं। मैं कोशिश करती हूँ, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ठीक लेक्चर, है। तो मैं साथ देखती हूँ कि कहाँ जाके रिकॉर्ड होता है और उसको व्हाट्सएप पे अगर शेयर कर सकूँ तो मैं व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दूँगी, ठीक है? ओके मैम, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि हमने अपनी पॉपुलेशन में से सैंपल को चूज़ करना है। सो अगर जो हमारी पॉपुलेशन होती है ना, दैट इज़ बेसिकली जो हमारे पास जितने भी सैंपलिंग यूनिट होते हैं, तो पॉपुलेशन का जो साइज़ है, हम उसको रिप्रेज़ेंट करते हैं कैपिटल N के साथ, ठीक है? जो हमारा पॉपुलेशन का साइज़ है, जैसे अगर मेरी पॉपुलेशन लेट्स सपोज़ मेरी पॉपुलेशन 1000 की है, मेरी पॉपुलेशन में जो सैंपलिंग यूनिट है वो थाउज़ेंड्स हैं, 1000 है, 1000 तो मेरा जो सैंपल पॉपुलेशन साइज़ होगा वो क्या होगा? दैट इज़ 1000 और उसको मैं रिप्रेज़ेंट करूँगी कैपिटल N के साथ। सो पॉपुलेशन के साइज़ को हम कैपिटल N के साथ रिप्रेज़ेंट करते हैं और उस पॉपुलेशन में से जो हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं, ठीक है? उसको हम रिप्रेज़ेंट करते हैं सैंपल जो हम साइज़ चूज़ कर रहे हैं। जैसे अगर मैंने 1000 की मेरी पॉपुलेशन है और उसमें से मैंने सैंपल लेना है 100 का, ठीक है? तो मेरा जो सैंपल साइज़ होगा वो 100 होगा और सैंपल साइज़ को हम स्मॉल n के साथ रिप्रेज़ेंट करते हैं। सो पॉपुलेशन साइज़ इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल N और जो सैंपल साइज़ है उसको हम रिप्रेज़ेंट करते हैं स्मॉल n के साथ, ठीक है? तो अगर मैं पॉपुलेशन में से कैपिटल N में से स्मॉल n सैंपलिंग यूनिट्स को सिलेक्ट करती हूँ, तो जो प्रोसेस है सैंपल को सिलेक्ट करने का उसको हम कहते हैं सैंपलिंग, ठीक है? This is called sampling. What is sampling? Sampling is basically a process of selecting a sample from the population. पॉपुलेशन में से सैंपल को सिलेक्ट करने के प्रोसेस को हम कहते हैं सैंपलिंग, ठीक है? सो अगर आपका पॉपुलेशन कैपिटल N है तो उसमें से जब आप स्मॉल n सैंपल्स चूज करेंगे, साइज स्मॉल n, ठीक है? जैसे 1000 में से आप 100 चूज कर रहे हैं सैंपलिंग यूनिट्स, तो वो जो आपके पास सैंपलिंग यूनिट 100 का जो एक सेट बनेगा, सबसेट बन जाएगा। आप अगर मैथ्स की लैंग्वेज में सोचें तो सैंपल इज बेसिकली अ सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है? और उस सबसेट के अंदर मैं साइज चूज कर रही हूँ 100 का, तो वो जो सबसेट है वो 100 एलिमेंट्स का या 100 सैंपलिंग यूनिट का आपका सबसेट बन जाएगा, ठीक है? सो ये आपके पास जो है सैंपलिंग का प्रोसेस जो है वो आपका कहलाएगा, ठीक है? यू गेट इट? यस मैम। यस मैम। सो अब यहाँ पे ओके, सो अब पॉपुलेशन जो है, एक तो हमने देखा कि यहाँ पर आपके पास जो है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की भी हो सकती है, इंडिविजुअल्स की भी हो सकती है, ठीक है? और इसके अलावा पॉपुलेशन जो है दैट कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। पास अगर आपके पास नंबर ऑफ जो सैम्पलिंग यूनिट है पॉपुलेशन के अंदर वो काउंटेबल हैं, ठीक है? तो हम कहेंगे कि हमारी पॉपुलेशन कैसी है? फाइनाइट है। और अगर हमारे पास जो नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स हैं, वो आपके पास काउंटेबल नहीं है, तो हम कहते हैं कि हमारी पॉपुलेशन कैसी है? दैट इज़ एन इनफाइनाइट पॉपुलेशन, ठीक है? तो अगर मैं ये कहूँ कि आपके पास पॉपुलेशन है तमाम लाइसेंस्ड मोटर ड्राइवर्स की, या फिर आपके पास जितने भी एक हमारे पाकिस्तान के अंदर जितने भी हाउसेज़ हैं, उनकी पॉपुलेशन आप ले लें, तो ये कैसी पॉपुलेशन होगी? दैट इज़ योर फाइनाइट पॉपुलेशन, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास पॉपुलेशन में जितने भी लाइसेंस्ड मोटर ड्राइवर्स हैं या लाइसेंस्ड कार होल्डर्स हैं, उनकी एक लिस्ट डेफिनेटली मेरे पास मौजूद होगी, तो एक फाइनाइट पॉपुलेशन कहलाएगी। इसी तरीके से स्टूडेंट्स जो हैं कॉलेज के अंदर, उनको भी एडमिट किया जाता है, उनका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद होता है, तो दैट इज़ अ फाइनाइट पॉपुलेशन, ठीक है? इसके अलावा आपके पास जो है लेकिन अगर मैं कहूँ कि जितनी भी आपके पास जो ट्रीज़ की पॉपुलेशन है, ठीक है? कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स आपकी ये कहलाती हैं, इसको क्या हम कहते हैं एक्जिस्टेंट पॉपुलेशन, जो कि आपके पास एग्जिस्ट कर रही होती हैं, ठीक है? जैसे स्टूडेंट्स हैं, ये जो लाइसेंस्ड मोटर कार्स हैं, ये सारी की सारी क्या है? दैट इज़ योर एक्जिस्टेंस पॉपुलेशन, इसको हम कहते हैं कंक्रीट पॉपुलेशन भी कहते हैं। लेकिन एक आपके पास पॉपुलेशन होती है दैट इज़ योर हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन, जो कि ज़्यादातर तौर पे इनफाइनाइट होती है। जैसे मैं कहूँ कि टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, आपने प्रोबेबिलिटी की होगी, उसके अंदर आपने देखा होगा कि जब आप कॉइन को टॉस करते हैं तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ जो है आप जितने मर्ज़ी दफ़ा उसको कर लें, यानी वो एग्ज़िस्ट नहीं कर रही, वो मौजूद तो है, ठीक है? हमें पता है कि हम अगर 1000 टाइम या 2000 टाइम्स कॉइन को टॉस करें या 1 लाख टाइम कॉइन्स को टॉस करें, तो उसकी 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन वो एग्ज़िस्ट नहीं कर रही, उसको हम देख नहीं सकते, वो मौजूद तो है, ठीक है? लेकिन
आपको मेरी आवाज आ रही है? इज इट कनेक्टेड? यस मैम। ओके, सो ये कहलाती है आपकी हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन, यानी हाइपोथेसिस है हमारा ना, कॉइन इज अनबाइस्ड और बाइस्ड, लेकिन एग्जिस्ट नहीं करी, नजर नहीं आ रही हमारे सामने। तो इस सूरत में आपकी जो पॉपुलेशन होती है वो नॉर्मली तौर पे इनफाइनाइट पॉपुलेशन है, वो कहलाती है। ठीक है, सो अब यहाँ पे जो सैम्पलिंग है जो आपके पास, उसके मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एडवांटेजेस जो हैं। मैम आपने अभी जितना बताया ना कि हमने कॉइन टॉस किया है, तो मतलब वो हुआ है लेकिन हमें नजर नहीं आया, इसका क्या मतलब एग्जैक्टली हुआ? तो मतलब इनफाइनाइट टाइम आप कॉइन को टॉस कर सकते हैं ना, मतलब आपको पता तो है कि टू ही पॉसिबल आउटकम्स। तो ये हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन आपकी कहलाती है, ये ज्यादातर तौर पे इनफाइनाइट होती है। जैसे कॉइन की टॉसिंग है, डाइस की टॉसिंग है आपकी, ठीक है, ये या फिर आपकी कार्ड्स की जो है वो आपने थ्रो कर लिया। तो ये सारी की सारी हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन, या इसको हम इनफाइनाइट पॉपुलेशन के तौर पे भी कंसिडर करते हैं। मैम मैम जी हमारी क्लास की एक मेंबर है सदफ रफीक, उसे भी प्लीज इंटर कर ले। वो कह रही है मैं कनेक्ट नहीं हो पा रही। एक मिनट कर रही हूँ। जी मैंने कर दिया है, आई होप सो कि ज्वाइन कर लें। ओके, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है इस वक्त? यस मैम। ओके, सो अब हमारे पास एडवांटेजेस आ जाते हैं सैम्पलिंग के। ठीक है, अब हम सैम्पलिंग क्या है, कोई मुझे बता सकता है? अभी मैंने आप लोगों को बताया कि व्हाट इज सैम्पलिंग। मैम हम इट जो इज द प्रोसेस, सैंपल पॉपुलेशन में से सैंपल सिलेक्ट करते हैं तो उसे सैंपलिंग इट इज द कहते हैं। प्रोसेस बाय व्हिच वी सिलेक्ट द सैंपल फ्रॉम अ गिवन नंबर ऑफ पॉपुलेशन, गिवन पॉपुलेशन। एग्जैक्टली, तो सिंपल वर्डिंग में क्या है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन में से सैंपल को सिलेक्ट करने के प्रोसेस को हम सैम्पलिंग कहते हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पे हमारे पास एडवांटेजेस आ गए हैं सैम्पलिंग के, कि सैम्पलिंग के क्या एडवांटेजेस हैं। ठीक है, सो एक होती है कंप्लीट इन्यूमरेशन। अब कंप्लीट इन्यूमरेशन क्या होती है, किसी को पता है? नो मैम। नॉर्मल वर्ड है। कंप्लीट इन्यूमरेशन का क्या मतलब है, जैसे सेंसस नहीं होता आप लोगों का, जब आप पॉपुलेशन के मर्दमशुमार। तमाम एलिमेंट्स को जो है वो एग्जामिन करते हैं, जब आप पॉपुलेशन के तमाम एलिमेंट्स को एग्जामिन करें तो वो है कंप्लीट इन्यूमरेशन, यानी आपने सैंपल नहीं लिया बल्कि आप पूरी पॉपुलेशन को एग्जामिन कर रहे हैं। ठीक है, जिस तरीके से सेंसस होता है, आपने देखा पॉपुलेशन सेंसस होता है आपका। यस मैम। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, हम छोड़ देते हैं किसी को? नहीं छोड़ते ना। नो जो भी मैम। आपके पास है, हम तमाम घरों में जाते हैं, हर घर की नंबर ऑफ जितने भी उसके अंदर रह रहे हैं लोग, अडल्ट। वो और फिर उसके बाद कितने बच्चे हैं, कितने बड़े हैं, उनकी एजुकेशन कितनी है, वो कमा कितने हैं, हर तरह की इंफॉर्मेशन आपसे लेके जाते हैं ना वो। तो हम ये तो नहीं करते कि नहीं जी वो अच्छा नॉर्दर्न एरिया का वो टॉप पॉइंट है, वहां पे हमारी पॉसिबिलिटी नहीं है जाने की, तो हम नहीं जा सकते। नहीं, हम हर जगह पहुंचते हैं, चाहे वो टॉप हो चाहे वो बॉटम हो, जहां पर भी लोग मौजूद हैं पाकिस्तान के एरिया के अंदर आते हैं, वहां पे हम आपके इन्यूमरेटर्स जो हैं वो जाते हैं और जाके इंफॉर्मेशन को लेकर आते हैं। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड कंप्लीट इन्यूमरेशन। तो अब उस कंप्लीट इन्यूमरेशन या सेंसस के ऊपर, इन सिंपल वर्ड, हमारी सैम्पलिंग के एडवांटेजेस जो हैं उनको हमने देखना है कि सैम्पलिंग के क्या एडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज जो आपका सैम्पलिंग का है, दैट इज सैम्पलिंग सेव्स मनी। ठीक है, सबसे पहला जो एडवांटेज है वो क्या है कि आपका, एक मिनट कर दो जी, का जो एडवांटेज है वो क्या है, दैट इज सेव्स मनी। कि सैम्पलिंग जो है वो आपकी पैसों की भी बचत हो रही है डेफिनेटली, जहाँ पे आपने इतने सारी न्यूमरेशन करनी है, तमाम लोगों के पास जाना है, ज़्यादा आपके पास पॉपुलेशन बड़ी होती है डेफिनेटली, उसको एग्जामिन करने के लिए आपको ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं, ज़्यादा कॉस्ट लगती है। तो सैम्पलिंग जो है एक रिप्रेजेंटेटिव पार्ट है। ठीक है, सो उसके ऊपर जो मनी लगेगी या कॉस्ट आएगी वो डेफिनेटली कम होगी। सेकेंड पॉइंट जो आपके पास है, दैट इज सैम्पलिंग सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। वक्त की भी बचत है आपके पास, जहाँ जब आप पूरी पॉपुलेशन को इन्यूमरेट करेंगे, पॉपुलेशन के तमाम यूनिट्स के पास जाएंगे और उनसे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, चाहे वो जैसी भी हो आप लोगों की, चाहे वो कंक्रीट हो, एब्स्ट्रैक्ट हो, जैसी भी पॉपुलेशन हो, तो टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप सैम्पलिंग करेंगे तो डेफिनेटली नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है, सैम्पलिंग यूनिट कम हो जाएंगे, तो आपका जो टाइम है वो भी आपका कम लगेगा और एनर्जी भी जो है वो आपकी कम लगेगी इन्वेस्टिगेशन करने में।
ठीक है। तीसरा पॉइंट जो आपके पास है, दैट इज योर सैम्पलिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन दैट इज ऑलमोस्ट एज एक्यूरेट एज दैट ऑब्टेन फ्रॉम द कंप्लीट सेंसस। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक तो वो वक्त की भी बचत हो रही है, कॉस्ट की भी बचत हो रही है। तीसरा पॉइंट ये है कि जो आपके पास रिजल्ट्स आ रहे हैं वो भी एज एक्यूरेट है एज द कंप्लीट सेंसस, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, यानी आप चाहे बड़े से इंफॉर्मेशन लें, कंप्लीट सेंसस करें, या फिर आप सैम्पलिंग करें, तो जो रिजल्ट आ रहे हैं वो अप्रोक्सीमेटली सेम है। रेदर अ प्रॉपरली डिजाइंड एंड केयरफुली एग्जीक्यूटेड सैंपल सर्वे विल प्रोवाइड मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स। वो कहता है कि अगर आप अपने सैम्पलिंग डिजाइन जो है उसको प्रॉपरली मेंटेन करें, सर्वे को एग्जीक्यूट करें, ठीक है, तो जो सेंसस के मुकाबले में सैम्पलिंग से जो रिजल्ट्स आते हैं वो ज्यादा एक्यूरेट होते हैं, ठीक है, क्योंकि जो वॉल्यूम ऑफ वर्क है वो भी कम होता है। उसके अलावा जो हाई कैलिबर के पर्सन्स हैं, ठीक है, प्रॉपरली ट्रेन्ड इन्यूमरेटर्स जो हैं, वो आप उनको एम्प्लॉय कर सकते हैं, ताकि वो जो डाटा जिनसे कलेक्ट करना है, जो आपकी सैम्पलिंग यूनिट है, वो प्रॉपर वे में आपका जो सर्वे है वो एग्जीक्यूट, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट आपके पास ये आ गया। चौथा पॉइंट जो आपके पास है, दैट सैम्पलिंग मेक इट पॉसिबल टू ऑब्टेन मोर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ईच यूनिट ऑफ द सैंपल। यानी यहाँ पे चूंकि आपके पास यूनिट्स कम हो गए, आपने कम लोगों से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, तो आप ज्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हर सैम्पलिंग यूनिट से ले सकते हैं। जब आपके पास वर्कलोड बहुत ज्यादा हो तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत सारी चीजें स्किप हो जाती हैं, ठीक है। आप जो लिबोरियस काम आपका हो जाता है, बहुत ज़्यादा आपको जो है वो टाइम चाहिए होता है इन तमाम चीज़ों के करने के लिए। तो जब आपके पास सैम्पलिंग का प्रोसेस होगा तो आप हर सैम्पलिंग यूनिट से डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं, आपका कंप्लीट और थोरो इंफॉर्मेशन जो है वो आप ले सकते हैं। सो दिस इज योर फोर्थ पॉइंट। फिर उसके बाद जो एडवांटेज है आपका सैम्पलिंग का, इज एसेंशियल टू ऑब्टेनिंग द डाटा व्हेन द मेजरमेंट प्रोसेस फिजिकली डैमेज और डिस्ट्रॉय द सैम्पलिंग यूनिट अंडर इन्वेस्टिगेशन। वो कहता है सैम्पलिंग जो है आपका सिर्फ वाहिद एक तरीका रह जाता है जब आपके पास जो सैम्पलिंग यूनिट आपकी इन्वेस्टिगेशन में है, जो आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं जिन सैम्पलिंग यूनिट को, वो फिजिकली डैमेज या डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, ठीक है। यानी अगर आपके पास पॉपुलेशन एक बल्ब्स की पॉपुलेशन है, ठीक है, मेरी पॉपुलेशन है बल्ब्स की, और मैं जो उससे मेजरमेंट करना चाह रही हूँ, ये जो मेरा रैंडम वेरिएबल है, वो क्या है कि एक बल्ब की जो लाइफ है वो कितनी है। तो क्या होगा, अगर मेरी पॉपुलेशन में, अब ये तो नहीं कर सकती कि मैं अपनी पूरी पॉपुलेशन में जितने भी बल्ब्स हैं मैं उनको जला दूं। अब आपने अगर किसी बल्ब की लाइफ को मेजर करना है कि बल्ब की जो एवरेज लाइफ है वो कितनी है, तो कैसे मेजर करेंगे? डेफिनेटली आप उस बल्ब को मुस्तकिल जलाएंगे, आपने बंद नहीं करना, और उसको आप जलाए रखेंगे जब तक कि वो जल ही नहीं जाएगा, ठीक है, तभी पता चलेगा ना कि हाँ इसकी लाइफ इतनी थी। तो अब ये तो पॉसिबल नहीं है इस सूरत में कि मैं एक बल्ब को सारे जितनी भी पॉपुलेशन में सारी बल्ब है उनको जला दूं, तो फैक्ट्री के जितने भी बल्ब प्रोड्यूस हो रहे हैं सारे के सारे मैं जला दूं। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो उस सूरत में तो जो आपके पास प्रोसेस रह जाता है, जो तरीका रह जाता है, वो सिर्फ एक यही है कि हम सैम्पलिंग करें। हम उन तमाम बल्ब्स में से चंद बल्ब्स या चंद 100 बल्ब्स का सैंपल चूज करें रैंडमली, और फिर उसके बाद उन बल्ब को हम जला के देखें मुस्तकिल, और देखें कि उसकी लाइफ टाइम जो है वो कितने आवर्स है, ठीक है, वो कितने घंटे जल रहा है, ठीक है। ये आपका जो है वो प्रोसेस हो गया सैम्पलिंग का। सो फिफ्थ पॉइंट आई होप सो कि क्लियर है कि आप जो है वो सैम्पलिंग जिसमें आपके सैम्पलिंग यूनिट्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, उस सूरत में जो आपके पास सिर्फ एक वाहिद प्रोसेस रह जाता है, दैट इज योर सैम्पलिंग, ठीक है। इसी तरीके से उसने यहाँ पे एग्जांपल दी कि होल पॉट ऑफ सूप है, कैन नॉट बी टेस्ट टू डिटरमिन इफ इट हैज एन एक्यूरेट फ्लेवर, ठीक है। सारा का सारा सूप तो नहीं आप सैंपल में खत्म कर जाएंगे कि उसका फ्लेवर जो है वो ठीक है कि नहीं है। जी गर्ल्स, इज इट क्लियर अप टिल नाउ? Yes, ma'am. यस मैम, यस मैम। ओके, फिर उसके बाद जो हमारा मैम जी जी मैम इस दफा मतलब स्टैट्स में जिस तरह पहले मैम थ्योरी नहीं थी, तो इस दफा मतलब सारा हमारा थ्योरी का होगा नहीं बेटे, जो थ्योरी भी भी है मतलब हम और पढ़ेंगे। साथ आपके यस डेफिनेटली थ्योरी भी है, और हमारा जो है वो प्रैक्टिकल वर्क भी है, दोनों चीजें होंगी। लेकिन चूंकि ओके हमारा ओके मैम। जो पहला टॉपिक है दैट इज योर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का, तो उसके लिए आपको पहले इन तमाम चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज सैम्पलिंग, सैम्पलिंग से रिलेटेड जो प्रोसेसेस हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं, वो आप लोगों को पहले समझने पड़ेंगे। तो आप लोगों को इंशाल्लाह आगे भी मैथमेटिकल वर्क भी है हमारा, ऐसा नहीं है। मैम प्रैक्टिकल हमारा है, जैसा प्रैक्टिकल लैब वगैरह का होता है, तो इसमें है या नहीं?
नहीं, प्रैक्टिकल नहीं है आप लोगों का, लेकिन दैट इज़ बेसिकली जो स्टैट्स के प्रैक्टिकल्स होते हैं वो फिज़िक्स या केमिस्ट्री टाइप के नहीं होते कि हम कोई लैब में जाके उस तरह से काम करेंगे। हमारा जो काम होता है दैट इज़ बेसिकली योर मैथमेटिकल वर्क, जिसको हम प्रैक्टिकल का नाम दे देते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिकल में ले जाते हैं सेकेंड ईयर के अंदर, या फिर जो हमारा काम, जिस तरह आपने प्रोबेबिलिटी में किया होगा कि कार्ड्स के साथ काम करना है या डाइसेस के साथ या कॉइन्स के साथ, तो हम बच्चों को लैब में ले जाके इनसे काम करवाते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों का जो काम है, आप चूंकि आप इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आ गए हैं, आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव जो है वो खत्म हो गया, प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर, तो इस तरह से नहीं है। प्रैक्टिकल का मतलब वो वाला प्रैक्टिकल, लैब प्रैक्टिकल, ओके प्रैक्टिकल मैम। मीन्स के मैथमेटिकल, ठीक है। सो सिक्स्थ पॉइंट जो हमारा सैम्पलिंग का एडवांटेज है वो क्या है कि सैम्पलिंग मे बी द ओनली मीन अवेलेबल फॉर ऑब्टेनिंग द नीडेड इंफॉर्मेशन व्हेन द पॉपुलेशन अपीयर्स टू बी इनफाइनाइट, ठीक है। तो जो सिक्स्थ पॉइंट है सैम्पलिंग के एडवांटेज का, वो ये है कि जब आपकी पॉपुलेशन इनफाइनाइट है, ठीक है, या इनएक्सेसिबल है, ठीक है, जैसे पॉपुलेशन ऑफ माउंटेन्स आ गई या फॉरेस्टेड एरियाज आपके आ गए, जहां तक पहुंचना आपके लिए नामुमकिन है, ठीक है, या फिर आपकी पॉपुलेशन जो है वो इनफाइनाइट है, आपकी फाइनाइट पॉपुलेशन नहीं है, तो उस सूरत में भी आपके पास जो एक प्रोसेस है वही सैम्पलिंग का ही रह जाता है, दैट इज द ओनली मीन अवेलेबल, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास जो सेवंथ पॉइंट है, दैट इज सैम्पलिंग हैज मच स्मॉलर नॉन रिस्पॉन्स, ठीक है, फॉलोइंग अप ऑफ विच इज मच इजियर। अब नॉन रिस्पॉन्स क्या मतलब होता है, ठीक है, नॉन रिस्पॉन्स का मतलब होता है आपका नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सम सैम्पलिंग यूनिट, यानी कुछ सैम्पलिंग यूनिट से आप लोगों को जो है वो इंफॉर्मेशन नहीं अवेलेबल हुई, ठीक है, कुछ सैम्पलिंग यूनिट उन्होंने इंफॉर्मेशन नहीं दी, ठीक है, किसी भी रीजन की वजह से आपने आप उनको लोकेट नहीं कर सके, या उन्होंने आपको आंसर नहीं किया, ठीक है, या उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, या वो घर पे मौजूद नहीं थे। जैसे आपका सैम्पलिंग यूनिट एक घर है, आप वहां पर गए हैं और वहां पे आपका घर में ताला लगा हुआ है, तो क्या होगा, डेफिनेटली आप वापस आ जाएंगे, नॉन रिस्पॉन्स के अंदर आएगा। या फिर आप किसी के घर गए हैं और आपकी इंफॉर्मेशन जो आपने कलेक्ट करनी थी वो उनकी मैरिटल स्टेटस के बारे में थी, या फिर उनकी सैलरी के बारे में थी, ठीक है, तो दैट इज अ पर्सनल इंफॉर्मेशन, तो हर कोई देने में थोड़ा सा हेसिटेट करता है, तो मे भी हो सकता है कि वो आपको रिफ्यूज कर देंगे, नहीं हम नहीं देना चाह रहे, तो ये भी आपका किस में आ जाएगा, नॉन रिस्पॉन्स में आ जाएगा। तो वो कहते हैं कि जब आप सैम्पलिंग का प्रोसेस करते हैं तो जो नॉन रिस्पॉन्स होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है, यानी कम चांसेस होते हैं नॉन रिस्पॉन्स के, क्योंकि आपका सैंपल एक छोटा पार्ट है, पॉपुलेशन डेफिनेटली जितना आप बड़ा लेंगे उतना ही नॉन रिस्पॉन्स भी ज्यादा होगा, छोटा होगा तो कम होगा नॉन रिस्पॉन्स, ठीक है। और अगर आपका नॉन रिस्पॉन्स बिलफर्ज आ भी गया है तो आप उसको इजीली फॉलो अप कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने बात की, आप किसी घर में गए हैं, ताला लगा हुआ है, ठीक है, तो कम नॉन रिस्पॉन्स होगा तो यू कैन फॉलो अप, आप दोबारा जा सकते हैं, आप उस घर में दोबारा चले जाएं, चलें थोड़ी टाइम के बाद, एक दिन के बाद चले जाएं, या कोई ऐसी टाइमिंग्स में चले जाएं जब आप वो अवेलेबल हो, ठीक है। सो नॉन रिस्पॉन्स के चांसेस कम होते हैं, और अगर बिलफर्ज आ भी जाता है नॉन रिस्पॉन्स तो उसको फॉलो अप करना आसान होता है, ठीक है। फिर उसके बाद सैम्पलिंग इज एक्सटेंसिवली यूज्ड टू ऑब्टेन सम ऑफ द सेंसस इंफॉर्मेशन, ठीक है, जैसे आपने सेंसस करना होता है तो उससे पहले जो अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन लेनी है सेंसस के बारे में तो उसके लिए भी सैम्पलिंग यूज होती है, ठीक है, यानी आप सेंसस की तरफ जा रहे हैं लेकिन उससे पहले अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन लेनी है, ठीक है, तो उसके लिए भी सैम्पलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। सैम्पलिंग इज एक्सटेंसिवली यूज टू ऑब्टेन सम ऑफ द सेंसस इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो सेंसस करने से पहले, कंप्लीट न्यूमरेशन करने से पहले, अगर आप उस पॉपुलेशन के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी सेंसस करने से पहले एक सैम्पलिंग का प्रोसेस किया जा सकता है। जैसे हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन की सेंसस होता है, हम कुछ जानना चाह रहे हैं कि थोड़े से डेटा के ऊपर पहले हम देख लें कि क्या क्या इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, या किन चीज़ों के बारे में जो रिस्पॉन्स है वो ज़्यादा आ रहा है, किसके ऊपर नॉन रिस्पॉन्स ज़्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि सेंसस की तरफ जाने से पहले हम एक सैम्पलिंग का प्रोसेस कर लेंगे ताकि हमें पता चल जाए कौन कौन से क्वेश्चन इंक्लूड करने हैं हमने, या किसके बारे में सवालात करने हैं, लोग किसके बारे में हेसिटेट कर रहे हैं देने में, कौन सा सवाल का जवाब आराम से दे रहे हैं, ठीक है। तो सैम्पलिंग का प्रोसेस जो है वो इसमें भी यूज होता है। फिर उसके बाद नाइन्थ जो एडवांटेज है आपका, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ सैम्पलिंग दैट इट प्रोवाइड अ वैलिड मेजर ऑफ रिलायबिलिटी फॉर द सैंपल एस्टिमेट्स, एंड दिस इज वन ऑफ द टू बेसिक पर्पस ऑफ सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग का जो बेसिक पर्पस है उसमें से ये एक पर्पस है कि ये हमें एक वैलिड एस्टिमेट ऑफ रिलायबिलिटी देता है सैंपल एस्टिमेट्स के,
ठीक है। अब कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक? मैम जी, पैरामीटर इज स्पेसिफाइड टू एरिया। बेसिकली न्यूमेरिकल क्वांटिटी जो पॉपुलेशन से कंप्यूट होती है उसे पैरामीटर कहा जाता है, और जो न्यूमेरिकल क्वांटिटी सैंपल से हम कंप्यूट करते हैं उसे स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। एग्जैक्टली। सो जो भी न्यूमेरिकल क्वांटिटी आप पॉपुलेशन से फाइंड आउट करते हैं, जैसे मेरी पूरी पॉपुलेशन है, ठीक है, स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन। अब उस स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन में से मैंने लेट्स सपोज कॉलेज स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर के और वो मैट्रिक करके आ रहे हैं, ठीक है, तो मैं कहूँ कि मेरी ये स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन है, मैं उनके एवरेज मार्क्स मैट्रिक के जो है वो फाइंड आउट करना चाह रही हूँ। तो मैं क्या, अगर मैं पूरी पॉपुलेशन के स्टूडेंट्स के मार्क्स लूं और फिर उनका एवरेज निकालूं, तो वो क्या होगा, वो पॉपुलेशन का मीन होगा, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड पैरामीटर, वो पैरामीटर है, ठीक है। और अगर मैं उस पॉपुलेशन में से, जो स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन है, उसमें से एक मैं छोटा सा रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ले लेती हूँ, जैसे 1000 के पॉपुलेशन है मेरी, उसमें से मैंने 100 जो है वो स्टूडेंट्स कंसिडर कर लिए, ठीक है। उन 100 स्टूडेंट्स का जब मैं एवरेज निकालूंगी मार्क्स का, तो वो क्या कहलाएगा, दैट इज योर स्टैटिस्टिक। तो पॉपुलेशन से जो आपने एवरेज निकाला, दैट इज योर पैरामीटर, और जो सैंपल से आपने एवरेज निकाला, दैट इज योर स्टैटिस्टिक। तो इट्स नॉट स्पेसिफाइड टू द एवरेज बेसिकली। सिर्फ ये नहीं है कि मैं कहूँ कि सिर्फ अरिथमेटिक मीन ही पैरामीटर है। पैरामीटर एनी न्यूमेरिकल मेजर, ठीक है, जैसे अभी उन्होंने बताया एनी, मैंने सिर्फ एग्जांपल देने के लिए आपको एवरेज का वर्ड यहाँ पे यूज, एनी न्यूमेरिकल मेजर। आप पॉपुलेशन में से मीन कैलकुलेट कर लें, आप उस पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन निकाल लें, आप उस पॉपुलेशन में से मीडियन निकाल लें, मॉड निकाल लें। मैम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन बेसिकली। बट नॉट ओनली डिस्पर्जन, सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, जितने भी आपके न्यूमेरिकल मेजर्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं, वो जितने भी न्यूमेरिकल मेजर्स पॉपुलेशन से कैलकुलेट किए जाते हैं वो कहलाते हैं पैरामीटर्स, और जितने भी न्यूमेरिकल मेजर्स सैंपल से कैलकुलेट किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, दैट इज योर स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो और ये आपके एस्टिमेट्स भी कहलाते हैं, ठीक है। अब जैसे हम वैसे तो टॉपिक करेंगे ये एस्टिमेट्स, आगे हमारा पूरा चैप्टर एस्टिमेशन का। तो अगर पॉपुलेशन का जो मीन है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, आपने देखा होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किया ना आप लोगों ने। यस सर। तो पॉपुलेशन के मीन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू के साथ, म्यू। ठीक है। और तो दैट इज योर पैरामीटर, म्यू इज द पैरामीटर। अब लेट्स सपोज कि मेरे पास पॉपुलेशन मीन अननोन है, मुझे नहीं पता, ठीक है, तो मैं उसका एस्टिमेट निकालना चाहती हूँ, ठीक है, सैंपल एस्टिमेट। तो उसका सैंपल एस्टिमेट क्या होगा पॉपुलेशन मीन म्यू का? मैम वो जो हम हाफ करके करते हैं 50% करके दैट डिवाइड इज मीडियन। मीडियन। पॉपुलेशन मीन का जो एस्टिमेट है वो है सैंपल मीन एक्स बार। आप लोग बहुत लेट आ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स प्लीज इतना लेट ना आए, बहुत फिर प्रॉब्लम आप लोगों के लिए होगी। अभी तक स्टूडेंट्स आ रहे हैं जी। तो पॉपुलेशन मीन का जो एस्टिमेट है वो क्या है, सैंपल मीन, ठीक है। पॉपुलेशन मीन मुझे नहीं पता तो मैं क्या करूंगी, वहां से एक सैंपल लूंगी और उसमें से जो है वो मीन कैलकुलेट कर लूंगी। तो सैंपल मीन इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स बार, सो म्यू का जो एस्टिमेट है वो एक्स बार है, ठीक है। इसी तरीके से पॉपुलेशन वेरिएंस इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा स्क्वायर, इज इट सो? यस। तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग सैंपल एस्टिमेट क्या होगा, मुझे नहीं पता पॉपुलेशन वेरिएंस के बारे में, मैं उसको सैंपल से एस्टिमेट करना चाहती हूँ, तो उसका एस्टिमेट क्या होगा पॉपुलेशन वेरिएंस का? मैम मीन से कैलकुलेट करेंगे? नहीं, मीन क्यों होगा, यही तो मैं बता रही हूँ आपको, पॉपुलेशन मीन मुझे नहीं पता, एक म्यू नहीं पता, तो मैं उसको एस्टिमेट करूंगी सैंपल मीन एक्स बार से। पॉपुलेशन वेरिएंस मुझे नहीं पता सिग्मा स्क्वायर, तो मैं इसको एस्टिमेट करूंगी सैंपल वेरिएंस एस स्क्वायर से। एस स्क्वायर किया है ना आप लोगों ने, स्टैंडर्ड डेविएशन इन वेरिएंस। यस यस यस। तो सिग्मा स्क्वायर इज एस्टिमेटेड बाय एस स्क्वायर, म्यू इज एस्टिमेटेड बाय एक्स बार, ठीक है। और इसी तरीके से पॉपुलेशन प्रोपोर्शन P is estimated by the sample proportion,
ठीक है, सो दैट इज Okay. कॉल्ड एस्टिमेट्स, दैट इज एस्टिमेट्स। एस्टिमेट इज बेसिकली कि हम एस्टिमेट कर रहे हैं, जान रहे हैं पॉपुलेशन के बारे में जो हमें नहीं पता, उसके पैरामीटर्स को हम एस्टिमेट कर रहे हैं, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स की मदद से। सो जो आपके पॉपुलेशन के पैरामीटर्स हैं और उनको हम एस्टिमेट कर रहे हैं स्टैटिस्टिक की मदद से। ये जितने स्टैटिस्टिक्स न्यूमेरिकल मेजर्स आपके सैंपल से कैलकुलेट किए जाते हैं, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एस्टिमेट्स, दैट इज बेसिकली एस्टिमेट। तो जो इसका 9th पॉइंट है, ये आपको आगे थोड़ा सा ज्यादा मजीद क्लियर होगा जब हम इसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस बनाएंगे तमाम स्टैटिस्टिक्स की, ठीक है। सो ये क्या Okay. करता है कि जो सैम्पलिंग है दैट इज बेसिकली गिव्स यू द वैलिड मेजर ऑफ रिलायबिलिटी। हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास सैंपल एस्टिमेट्स आए हैं वो कितने रिलायबल हैं, ठीक है। हमने पॉपुलेशन से जो एस्टिमेट्स निकाले हैं, जैसे म्यू का मैंने x बार निकाला है, तो वो कितना रिलायबल है, वो अब देख रिलायबिलिटी भी तो चेक करनी है ना हमने, कि जो पॉपुलेशन हमें नहीं पता थी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने सैंपल लिया, हमने सैंपल से निकाला है, तो क्या वो वाकई जो मैंने सैंपल मीन निकाला है वो पॉपुलेशन मीन को रिप्रेजेंट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, या जो मैंने पॉपुलेशन वेरिएंस के कॉरेस्पॉन्डिंग जो सैंपल वेरिएंस एज एन एस्टिमेट निकाला है, क्या वो पॉपुलेशन वेरिएंस को रिप्रेजेंट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। सो दिस इज बेसिकली द लास्ट पॉइंट आपका, कि ये हमें रिलायबिलिटी बताता है कि जो हमने सैंपल एस्टिमेट्स निकाले हैं वो किस हद तक रिलायबल हैं, ठीक है। तो हम मैम आगे मीटिंग टाइम खत्म होने वाला है? नहीं, ये 1 आवर का था, आई डोंट थिंक सो, ओके मैम। अनलिमिटेड वैसे मैंने इसका रखा था। ओके, ओके नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सैंपल डिजाइन एंड सैंपल सर्वे। सो थोड़ी सी डेफिनेशन हम इसके बारे में देख लेते हैं कि सैंपल डिजाइन इज बेसिकली अ डेफिनेट स्टैटिस्टिकल प्लान कंसर्न्ड विद ऑल प्रिंसिपल स्टेप्स टेकन इन द सिलेक्शन ऑफ सैंपल एंड एस्टिमेशन प्रोसेस। तो सैंपल डिजाइन से आपको पता चल रहा है कि एक स्टैटिस्टिकल प्लान है जिसमें आप तमाम स्टेप्स को पहले देखते हैं कि क्या क्या है, अब उसके अंदर मेन स्टेप्स ये मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले तो आपको ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि आप सर्वे के लिए जब जा रहे हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, जहन में होता है ना जब कि हम सर्वे के लिए जाए तो हम पर किस पर्पस के लिए निकल रहे हैं। फिर उसके बाद आपकी पॉपुलेशन क्या है, आपकी पॉपुलेशन क्या बन रही है, स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन बन रही है या हाउस होल्ड की पॉपुलेशन बन रही है, तो आपने उसके बाद अपनी पॉपुलेशन को डिफाइन करना है। तीसरा स्टेप क्या है कि कंस्ट्रक्ट द सैम्पलिंग फ्रेम बाय क्लियरली डिफाइनिंग द सैम्पलिंग यूनिट। आपने अपनी सैम्पलिंग फ्रेम को कंस्ट्रक्ट करना है। सो नीचे आपका सैम्पलिंग फ्रेम आ रहा है, उसका जो है डेफिनेशन, व्हाट इज सैम्पलिंग फ्रेम? अ सैम्पलिंग फ्रेम इज अ कंप्लीट लिस्ट और अ मैप दैट कंटेन्स ऑल द एंड सैम्पलिंग यूनिट ऑफ पॉपुलेशन। सो सैम्पलिंग फ्रेम क्या है? दैट इज बेसिकली द कंप्लीट लिस्ट ऑफ द पॉपुलेशन यूनिट। सैम्पलिंग यूनिट की कंप्लीट लिस्ट जब तैयार हो जाती है ना, क्या मुझे पता, अच्छा मेरी पॉपुलेशन के अंदर ये, अगर मेरी स्टूडेंट्स की लेट्स सपोज पॉपुलेशन है, तो उन तमाम स्टूडेंट्स की जब मैं एक लिस्ट तैयार कर लूंगी कि अच्छा ये स्टूडेंट्स हैं मेरे पास पॉपुलेशन के अंदर, उनके ये नाम है, उनकी ये एज है, जो जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, तो वो क्या बन जाएगी? दैट इज योर फ्रेम, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर पहले आपने अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया कि किस मकसद के लिए आप सर्वे के लिए निकल रहे हैं। सेकंड पॉइंट आपका क्या हो गया कि आपने अपनी पॉपुलेशन को स्पेसिफाई किया कि मेरी पॉपुलेशन है कौन सी वाली, ठीक है। तीसरा स्टेप कि उस पॉपुलेशन के अंदर जितने भी सैम्पलिंग यूनिट है उनका फ्रेम मौजूद होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद यानी उनकी लिस्ट मौजूद होनी चाहिए आपके पास। चौथा पॉइंट क्या है? चूज एन अप्रोप्रिएट सैंपल डिजाइन एंड प्रॉपर सैंपल साइज। हमने उस पॉपुलेशन में से कितने का सैंपल चूज करना है या हमने डिजाइन कौन सा चूज करना है। हम आगे जाके देखेंगे वी हैव डिफरेंट मेथड्स ऑफ सिलेक्टिंग द सैंपल। सैंपल को सिलेक्ट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं हमारे पास, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास है ऑर्गेनाइज अ रिलायबल फील्ड वर्क टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सर्वे। ये रिलायबल फील्ड वर्क हो, अपने एन्यूमरेटर ट्रेंड यूज करें, उनको पहले से बताएं आपने क्या क्या चीज इंफॉर्मेशन लेनी है सैम्पलिंग यूनिट से, ताकि ऑब्जेक्टिव जो है सर्वे को उसको मीट किया जा सके। और फिर उसके बाद समराइज एंड एनालाइज द डाटा। जब आपके पास डाटा आ जाए तो आपने उसको समराइज करना है और उसको एनालाइज करना है, और फिर उसके बाद उसके आपने कंक्लूजन ड्रॉ करना है कि आपने सैंपल से क्या कंक्लूजन निकाला है, ठीक है। सो दिस इज योर सैंपल डिजाइन। ये सैम्पलिंग फ्रेम अभी मैं आपको बता चुकी हूँ, इट्स अ लिस्ट ऑफ द सैम्पलिंग यूनिट। जितनी भी पॉपुलेशन में सैम्पलिंग यूनिट्स हैं उनकी लिस्ट को हम सैम्पलिंग फ्रेम कहते हैं। तो जरूरी नहीं है कि ये एक जो है लिस्ट ही हो। अभी यहाँ पे जिक्र आ रहा है कंप्लीट लिस्ट और अ मैप, ये एक मैप भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कंप्लीट लिस्ट है तमाम स्टूडेंट्स की गवर्नमेंट कॉलेज में लेहौर में, ठीक है, लिस्ट ऑफ ऑल हाउस होल्ड इन अ सिटी, ठीक है। लेकिन सिर्फ लिस्ट नहीं, मैप भी हो सकता है, मैप ऑफ विलेज शोइंग ऑल द फील्ड। देखिए अगर आपके पास एक जो पॉपुलेशन है वो फील्ड की पॉपुलेशन है, ठीक है, डिफरेंट फील्ड्स हैं आपके पास,
ठीक है, अब क्या होगा, अब यहाँ पे तो आप उसको लिस्ट के तौर पे नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, फिर आप क्या करेंगे कि आप जिस इलाके की फील्ड्स को कंसिडर कर रहे हैं उसका मैप लेंगे और उस मैप में शो करेंगे कि अच्छा ये जो मेरे पास है दैट इज योर फील्ड 1 और ये इतने इसका एकड़ इतना है, इतने एकर्स का है, ठीक है, फिर दूसरा ये दूसरा फील्ड है, तो वो मैप के अंदर आपका शो होगा। ठीक है, तो जो सैम्पलिंग फ्रेम है ये एक लिस्ट भी हो सकती है और ये एक मैप भी हो सकता है। अब वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक फ्रेम को जरूरी है कि रीजनेबली गुड फ्रेम आर द फ्रेम दैट शुड कंटेन्स दिस। क्या क्या होना चाहिए, नॉट कंटेन इनएक्यूरेट सैम्पलिंग यूनिट, उस फ्रेम के अंदर कोई इनएक्यूरेट सैम्पलिंग यूनिट नहीं होना चाहिए, क्या गलत नहीं हो। बी कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव, कंप्लीट होना चाहिए, हर तरह से कंप्लीट होना चाहिए, पॉपुलेशन के तमाम सैम्पलिंग यूनिट को कवर कर रहा। बी फ्री फ्रॉम एरर ऑफ ओमिशन एंड डुप्लीकेशन ऑफ सैम्पलिंग यूनिट, कोई भी सैम्पलिंग यूनिट जो है वो आपका डुप्लीकेट ना हो रहा, या एक से 2 दफा नहीं आ रहा हो, 2 से 3 4 दफा नहीं आ रहा हो, एक दफा ही आए। बी एज अप टू डेट, यानी अप टू डेट होना चाहिए वक्त के साथ साथ, ये ना हो कि आप अब सर्वे के लिए निकल रहे हैं और आपका सैम्पलिंग जो फ्रेम है वो 10 साल पुराना हो। ठीक है, सो कोशिश करें कि आपका जो सैम्पलिंग फ्रेम है दैट शुड बी अप टू डेट। ठीक है, मैम एक दफा सैम्पलिंग फ्रेम को डिफाइन कर दें, ये क्या है? सैम्पलिंग फ्रेम इज बेसिकली द कंप्लीट लिस्ट, एक लिस्ट है। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ कि एक एग्जांपल इस तरह से ले लें कि मैं कहूँ कि मेरे कॉलेज के जितने भी IMCGF 62 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना वो मेरी पॉपुलेशन है। ठीक है, तो अगर उसकी फ्रेम किस तरह से बनेगा, आप एडमिन में जा सकते हैं, आप एडमिन में जाएं, आपको तमाम स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यू कैन हैव अ लिस्ट ऑफ ऑल दीज स्टूडेंट्स फ्रॉम प्ले ग्रुप टू मास्टर्स, मिल जाएगी ना आप लोगों को। यस मैम, यस। जो वो लिस्ट आपके पास आ जाएगी तमाम स्टूडेंट्स की, क्या मेरे अच्छा पॉपुलेशन में ये स्टूडेंट्स हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन उनकी एज के बारे में, उनकी फादर नेम के बारे में, जो भी, व्हाट इज दिस इज योर सैम्पलिंग फ्रेम। ओके। ठीक है, इसी तरीके से तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि इट्स जस्ट नॉट अ लिस्ट, सैम्पलिंग फ्रेम सिर्फ लिस्ट नहीं है। अगर आपके पास डेटा ज्योग्राफिकल पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन कैसी है, इट्स अ ज्योग्राफिकल वन, जरूरी तो नहीं ना कि सिर्फ यही हो इंडिविजुअल्स की पॉपुलेशन, हो सकता है कि जिस तरह फील्ड्स की पॉपुलेशन है आपके पास, तो उस सूरत में आप लिस्ट तो नहीं बना सकते ना, उस सूरत में आपको शो करना पड़ेगा एक मैप के जरिए। आपके पास एक मैप होगा, ग्राफिंग। हाँ एग्जैक्टली, ग्राफ बनाना पड़ेगा, पूरा आपका मैप होगा और उसमें शो करेंगे कि ये हिस्सा जो है ये वाला जो है ये दिस इज योर फर्स्ट सैम्पलिंग यूनिट, ये आपका पहला सैम्पलिंग यूनिट है, इसका एरिया जो है वो इतना है, जो भी उसके बारे में डिटेल है वो सारी की सारी लिखी हुई होगी। ओके। तो वो मैप के जरिए, तो एक सैम्पलिंग यूनिट लिस्ट भी हो सकती, सैम्पलिंग फ्रेम लिस्ट भी हो सकता है और मैप भी हो सकता है। ओके मैम। ठीक है, इज इट क्लियर नाउ? यस मैम। ओके, फिर उसके बाद आपके पास जाती है प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है, सो अगर हम सैम्पलिंग मेथड्स की तरफ जाएं कि मैंने अभी आपको बताया कि सैम्पलिंग के डिफरेंट मेथड्स हैं सैम्पलिंग प्रोसेस को करने के। सैम्पलिंग क्या है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द सैंपल। सो सैंपल को सिलेक्ट करने के डिफरेंट मेथड, सैम्पलिंग मेथड्स बहुत ज्यादा हैं, तो उनको हम अगर ब्रॉडली स्पेसिफाई करें या क्लासिफाई करें तो दो हिस्सों में हम सैम्पलिंग मेथड्स को क्लासिफाई करते हैं, एक आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है और एक आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। ठीक है, सो सैम्पलिंग मेथड्स को दो हिस्सों में आपने डिवाइड करना है, एक आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और एक आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। वो क्या कहता है, व्हेन ईच यूनिट इन द पॉपुलेशन हैज अ नोन नॉन जीरो probability of being included in the sample, the sampling is said to be probability sampling. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है, जब पॉपुलेशन में मौजूद हर सैम्पलिंग यूनिट की पहले से मौजूद नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी होगी, हमें पता है, ठीक है, हैज अ नोन नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन द सैंपल। ठीक है, सैंपल के अंदर सेलेक्ट होने की हर सैम्पलिंग यूनिट की नोन भी है, पहले से पता है, और नॉन जीरो, नॉट नेसेसरीली इक्वल, जरूरी नहीं कि बराबर हो, लेकिन पता है कि नॉन जीरो है, कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी है, और उस नोन भी है, पहले से पता है हमें। ठीक है, तो वो कहलाती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। एंड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज ऑल्सो कॉल्ड रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, अब जो मेजर टाइप्स प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर आ जाती हैं, अब मजीद प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के आगे ब्रांचेस निकल रही हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर सैंपल के पॉपुलेशन में जितने भी सैम्पलिंग यूनिट है उनकी हमें तमाम सैम्पलिंग यूनिट की पहले से पता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है और सैंपल में सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है उसकी।
ठीक है, और जरूरी नहीं कि वो इक्वल हो, वो इक्वल नहीं भी हो सकती है, ठीक है। जिसकी एग्जांपल इस तरीके से हम ले सकते हैं, जैसे हम एक कॉइन को टॉस करते हैं ना, तो वी नो दैट हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हेड के आने की 1/2, टेल के आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है 1/2। इसी तरीके से जब आप डाइस को रोल करते हैं तो वी नो दैट कि 1 के आने के चांसेस कितने हैं 1/6, 2 के भी आने के चांसेस कितने हैं 1/6। तो तमाम जितने भी सैम्पलिंग यूनिट है, सैंपल स्पेस कितने की बन रही है 1 2 3 4 5 6, और तमाम सैम्पलिंग यूनिट, ये आपकी पॉपुलेशन बन गई सैंपल स्पेस, और हर एक सैम्पलिंग यूनिट की सैंपल में सिलेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है 1/6, विच इज नोन टू यू, आपको पहले से पता है, और इक्वल है, इस सूरत में इक्वल है। लेकिन जरूरी नहीं कि इक्वल हो सकता है किसी के आने के चांसेस ज्यादा हो, जैसे लेट्स सपोज आपकी कॉइन अनबाइस्ड नहीं है, बाइस्ड है। आपको पता है अनबाइस्ड और बाइस्ड के बारे में? कॉइन्स अगर आपकी कॉइन अनबाइस्ड है तो हम कहते हैं हेड के आने के चांसेस भी 1/2 हैं, टेल के आने के चांसेस भी 1/2 हैं, ऐसे ही है ना, इक्वल चांसेस हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि फेयर कॉइन जिसको हम कहते हैं, ठीक है, अगर आपकी कॉइन फेयर नहीं है, होता है ना, जब आप किसी टॉसिंग करते हैं गेम के अंदर तो अक्सर कॉइन लोडेड होती है, यानी क्या करते हैं कि उसके अंदर अनफेयर मीन यूज करते हैं और एक साइड को हैवी कर देते हैं। तो उस सूरत में क्या होता है कि जो हैवी साइड है वो नीचे चली जाती है और दूसरी वाली साइड ऊपर आ जाती है।